हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है डी फार्म फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो वो सिर्फ क्वेश्चन था, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के साथ, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वार्म फार्मेसी के नाम से, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिकली ये पार्ट फर्स्ट है, जो सब्जेक्ट हमारा है फार्मास्यूटिक्स। हम बात करने वाले हैं टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 26-27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा आरजीपीवी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है। उसका सोल्यूशन जो भी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। यानी कि क्या हिस्ट्री रही है और क्या डेवलपमेंट रहा है जो फार्मेसी प्रोफेशन है हमारे इंडिया में। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को सारे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। जो हमारा प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इंडिया में है, उसका क्या हिस्ट्री रहा है, मतलब किस तरीके से वो आगे बढ़ा है धीरे धीरे, क्या हिस्ट्री रही है। सबसे पहली पॉइंट में कह रहे हैं एंशियंट एरा, जो प्राचीन काल था उस वक्त की बात है। इसमें कह रहे हैं फार्मेसी इन इंडिया बिगेन विद आयुर्वेदा 5000 प्लस ईयर्स एगो। कह रहे हैं कि 5000 साल पहले की बात है कि जब फार्मेसी इंडिया में आया तो वो किस फॉर्म में था, आयुर्वेद फॉर्म में था। जो भी इंडाइजिनस सिस्टम थे, ट्रेडिशनल सिस्टम थे, उस तरीके से स्टार्ट हुआ जो हमारा फार्मेसी था। नाउ सेकेंड पॉइंट, एंशियंट टेक्स्ट लाइक चराका संहिता एंड सुश्रुता संहिता। कहने की जो एंशियंट टेक्स्ट थे, जो एंशियंट बुक्स थी, उनका नाम क्या था, चराका संहिता और सुश्रुता संहिता। क्या है इसमें, कहने की डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन। कहने की जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी हर्बल मेडिसिन का जो भी इस्तेमाल होता था या फिर जो भी इसके प्रिपरेशन थे, वो किसमें दिए जाते थे, वो जो चराका संहिता और जो सुश्रुता संहिता था, इसमें इस बुक में दिए डिस्क्राइब किए जाते थे जो भी प्रिपरेशन था और जो भी उसका यूजेस था, किसका, हर्बल मेडिसिन का, वो किसमें डिस्क्राइब किया जाता था, इन दोनों बुक्स में, जो प्राचीन काल की बुक थी। नाउ थर्ड पॉइंट, मेडिसिन वर मेड यूजिंग हर्ब्स मिनरल्स एंड एनिमल पार्ट्स। कहने की जो मेडिसिन थी, जो दवाएं थी, तब किससे बनती थी, ज्यादातर जो हर्ब्स थे और जो मिनरल्स होते थे या फिर जो कुछ ऐसे स्पेशल एनिमल थे, उनके पार्ट्स को इस्तेमाल करके, उनके पार्ट्स को यूज करके हम मेडिसिन को बनाते थे एंशियंट टाइम में। नाउ सेकेंड पॉइंट, मेडिवियल एंड यूनानी पीरियड। कहने की जो मेडिवियल और यूनानी का समय था, उसके बाद उसमें क्या था, उसमें सबसे पहली पॉइंट है, यूनानी सिस्टम फ्लोरिश्ड अंडर मुगल रूल। कह रहे हैं कि जब मुगल रूल हमारे इंडिया में था, तब जो है यूनानी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उसका फ्लोरिश्ड हुआ था किसके अंडर में, मुगल रूल के अंडर में। सेकेंड पॉइंट, मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड इन हकीम्स क्लिनिक बेस्ड ऑन हर्ब्स एंड नेचुरल सब्सटेंस। जो यूनानी सिस्टम थे, जो यूनानी मेडिसिन थी, वो प्रिपेयर कौन करता था, हकीम करते थे। ठीक है। जो भी हकीम थे वो प्रिपेयर करते थे यूनानी मेडिसिन को बेस्ड मतलब वही हर्ब को इस्तेमाल करके, और जो भी नेचुरल सब्सटेंस थे उनको इस्तेमाल करके हर्ब मेडिसिन को बनाया जाता था, किसके द्वारा, हकीम के द्वारा। नाउ थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश एरा। जब ब्रिटिश शासन हमारे इंडिया में आया, तब के दौर में क्या फार्मेसी से रिलेटेड हिस्ट्री रही है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फार्मेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। कह रहे कि जो भी मॉडर्न फार्मेसी थी वो कब स्टार्ट हुई, कब आई हमारे इंडिया में, कब इंट्रोड्यूस हुई, जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश शासन जब था, जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे, तब जो है जो भी मॉडर्न फार्मेसी था वो स्टार्ट हुआ था, वो उसकी शुरुआत हुई थी। नाउ सेकंड पॉइंट, नो फॉर्मल ट्रेनिंग फार्मासिस्ट वर कॉल्ड कंपाउंडर्स। कह रहे कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती थी एक फार्मासिस्ट की, मतलब फार्मासिस्ट तब उस वक्त में नहीं रहते थे। ज्यादातर जो कंपाउंडर्स थे वही जो है ड्रग्स रिलेटेड जो भी काम थे वो कंपाउंडर्स ही मतलब करते थे, इसलिए जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट नहीं कहलाते थे, वो कंपाउंडर्स के नाम से जाने जाते थे। नाउ थर्ड पॉइंट, दे मेनली डिस्पेंस्ड मेडिसिन अंडर डॉक्टर सुपरविजन। कहने की जो भी डॉक्टर, जो भी फिजिशियन थे, उनके अंडर में जो कंपाउंडर्स थे वो क्या करते थे, ड्रग को डिस्पेंस करते थे। जो भी ड्रग वगैरह थे वो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के अंडर में, डॉक्टर्स के सुपरविजन में वो क्या करते थे, ड्रग को डिस्पेंस करते थे पेशेंट को। नाउ फोर्थ, प्री इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव। कह रहे हैं कि जो 1940 आज़ादी से पहले की जो भी हिस्ट्री रही है फार्मेसी से रिलेटेड, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दी गई है। कह फर्स्ट पॉइंट में 1932 फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी कोर्स बी फार्म स्टार्टेड एट
BHU वाराणसी, कहने की जो पहली फॉर्मल फार्मेसी कोर्स था वो कब स्टार्ट हुआ? वो 1932 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 1940 में ड्रग एक्ट पास टू कंट्रोल ड्रग क्वालिटी, कहने की ड्रग एक्ट कब पास हुआ? 1940 में। किस लिए? कंट्रोल करने के लिए, जो भी ड्रग है, जो भी ड्रग की क्वालिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने अंडर में करने के लिए ड्रग एक्ट को बनाया गया 1940 में। ये कब की बात है? ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात है। नाउ फिफ्थ, रोल ऑफ प्रोफेसर एमएल श्रॉफ। एमएल श्रॉफ का जो भी रोल रहा है, जो भी योगदान रहा है हमारे फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर। पहली पॉइंट में कह रहे हैं प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। कहने की इंडिया में जो प्रोफेसर एमएल श्रॉफ थे वो किसके नाम से जाते थे? फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाने जाते थे। क्यों जाने जाते थे उसके बारे में देख लेते हैं। 1932 की बात है, कह रहे हैं कि ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बी फार्म कोर्स एट BHU। कहने की पहला जो बी फार्म कोर्स था वो कहाँ पर स्टार्ट किया? BHU में। और कौन किया था? जो एमएल श्रॉफ थे, एमएल श्रॉफ, प्रोफेसर एमएल महादेव एमएल श्रॉफ ने स्टार्ट किया था 1932 में, वो भी BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इन्होंने बहुत रोल किया है जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से भी जाना जाता है। Third point, he played a crucial role in shaping modern pharmacy education and laid the foundation for a scientific approach in pharmacy। कह रहे हैं कि जो भी मॉडर्न फार्मेसी एजुकेशन था, जो भी एजुकेशन सिस्टम था, उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है उस मॉडर्न फार्मेसी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। एंड लेड द फाउंडेशन फॉर अ साइंटिफिक अप्रोच इन फार्मेसी, कहने की और जो भी साइंटिफिक तरीके से जो भी अप्रोच रहा है फार्मेसी में, फार्मेसी को आगे बढ़ाया साइंटिफिक तरीके से, उसका फाउंडेशन भी इन्होंने ही किया है, महादेव एमएल श्रॉफ ने। तो इसकी वजह से इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर लिखेंगे प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। नाउ अब हम बात करते हैं क्या डेवलपमेंट रहा है फार्मेसी से रिलेटेड। जो फार्मेसी प्रोफेशन हमारे इंडिया में था, उसका क्या डेवलपमेंट, किस तरीके से उसकी जो है तरक्की हुई है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, कहने की 1947 के बाद की जो भी डेवलपमेंट रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, 1948 फार्मेसी एक्ट पास, कहने की 1948 में फार्मेसी एक्ट को बनाया गया। कब बनाया गया? 1948 में। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो PCI, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उसको अप्रूव देते हैं PCI, और रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, तो PCI का इस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 के बाद इस्टेब्लिश्ड हुआ PCI, और 1948 में फार्मेसी एक्ट को पास किया गया। नाउ थर्ड पॉइंट, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? कहने की रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन, कहने की जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है इन दोनों का, वो क्या है? वो जो भी फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उसको रेगुलेट करना, और उस प्रोफेशन को भी रेगुलेट करना, फार्मेसी प्रोफेशन को। नाउ सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन ग्रोथ। एजुकेशन ग्रोथ किस तरीके से हुई? ठीक है, वो उसकी भी हिस्ट्री देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, 1932 में पहली बार बी फार्म कोर्स BHU में स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद 1960 में एक्सपेंशन ऑफ डी फार्म कॉलेजेस, यानी कि जो भी डी फार्म के कॉलेजेस थे उसका बढ़ावा मिला, उसको उसका एक्सपेंशन मिला, मतलब अलग अलग जगहों पर डी फार्म कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे, मतलब वो ओपन हो रहे थे 1960 में। और 1932 में क्या हुआ था? पहला जो कोर्स था फार्मेसी का वो BHU में स्टार्ट किया गया। 1990 में क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ एम फार्म एंड PhD, कहने की 1990s की बात है कि जो एम फार्म कोर्स है, जो मास्टर ऑफ फार्मेसी है, जो बी फार्म के बाद होता है, वो स्टार्ट हुआ, वो शुरू हुआ। और जो PhD है फार्मेसी में वो भी स्टार्ट हुआ 1990s में। उसके बाद 2008 में क्या स्टार्ट हुआ? फार्म डी, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स है, वो स्टार्ट कब हुआ? 2008 में। नाउ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट रहा है, ठीक है, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रही है हमारे इंडिया में, उसका क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल लीडर इन जेनरिक ड्रग्स, कहने की इंडिया जो है क्या बन गया था? एक ग्लोबल लीडर बन गया था, किसमें? जेनेरिक ड्रग्स के प्रोडक्शन में।
मेजर कंपनीज, ज़्यादातर जो कंपनीज थी जैसे सन फार्मा, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गए, लुपिन, ये सारे कंपनीज हैं तब के डेवलपमेंट का हिस्सा। बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सभी कंपनियों का हमारे डेवलपमेंट में। किसके डेवलपमेंट में? जो इंडस्ट्रियल, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट में इन सभी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट, कैरियर एक्सपेंशन। क्या कैरियर का बढ़ावा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। यानी कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कहाँ पर काम कर सकते हैं? हॉस्पिटल में कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं, जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है, जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पर काम कर सकते हैं, ड्रग रेगुलेशन में और क्लिनिकल ट्रायल्स में कर सकते हैं। अब कुछ नया भी हमारा जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है, जो जॉब्स वगैरह, उसमें भी कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ आया गया है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मेसी के अंदर आ गया है, फार्माकोविजिलेंस। ये सारे नए जो है हमारे जो भी एक कैरियर है वो ये सारे नए तरीके हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसमें हम अपने जॉब कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन सब में। नाउ फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। क्या चुनौतियां रही हैं और क्या उसमें रिफॉर्म हुए, क्या सुधार हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि नीड फॉर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। कह रहे हैं कि जरूरत किसकी है? एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग की जरूरत हमें है। और स्ट्रेथनिंग रूरल फार्मेसी सर्विसेज, जो गांव-गांव में जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, उसको मजबूत बनाना है, उसको स्ट्रेथनिंग बनाना है, ठीक है। और क्या प्रमोट करना है? प्रमोट इनोवेशन एंड क्वालिटी रिसर्च। कह रहे हैं कि जो भी इनोवेशन है और जो क्वालिटी रिसर्च है उसको क्या करना है? उसको बढ़ावा देना है, उसको प्रमोट करना है। ये सारे चैलेंजेस हैं और ये सारे सुधार हैं जो फार्मेसी के अंदर करना है। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, जो भी हिस्ट्री रही है, जो भी डेवलपमेंट रहा है, हमने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कंपेयर आईपी विद बीपी एंड यूएसपी। कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करिए कि क्या स्ट्रक्चर रहा है और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडियन फार्माकोपिया का, और जो इंडियन फार्माकोपिया है वो बीपी और यूएसपी के साथ कंपेयर करिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसका भी आंसर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आईपी क्या होता है। कह रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग्स। कहने की इंडियन फार्माकोपिया क्या है? एक ऑफिशियल बुक है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अपने इंडिया की, अपने भारत की। क्या करते हैं उसमें? वो स्टैंडर्ड्स, जो भी ड्रग की क्वालिटी होती है या फिर जो प्योरिटी उसकी होती है, उसकी स्ट्रेंथ की, उसकी कंसिस्टेंसी की, क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। कौन करता है? इंडियन फार्माकोपिया करता है। और मार्केटेड इन इंडिया, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चर होती है, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मतलब इन सभी चीज़ों की, क्वालिटी की, प्योरिटी की, स्ट्रेंथ की और कंसिस्टेंसी की, इन सभी चीज़ों के स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करते हैं, सेट करते हैं। मतलब उसमें सारे चीज़ें, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उसका फॉर्मुलेशन होता है, किस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके से हम उसकी क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें ए टू जेड, ड्रग से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी किसमें होती है? इंडियन फार्माकोपिया आईपी में होती है। इट इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये आईपीसी जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसके द्वारा, उसके अंडर में ये बुक पब्लिश की जाती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब जो ये आईपीसी है वो किसके अंडर में आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अंडर में आती है। ये जो कमीशन है, ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है। नाउ हमारा स्ट्रक्चर क्या है इंडियन फार्मा? हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ा, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब हमारा जो इसमें मेन क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर है आईपी का, इंडियन फार्माकोपिया का। कह रहे हैं द आईपी इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। कहने की जो आईपी है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला जो है वो जनरल नोटिस और रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कुछ आमतौर पे जो भी नोटिसेज होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। सबसे पहला उसमें है गाइडलाइंस दिया गया है फॉर किसके लिए? इंटरप्रिटेशन के लिए। जो मोनोग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन होता है उसका गाइडलाइन दिया गया है पहले जनरल नोटिसेज में। और यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, सिंबल्स को, टॉलरेंस को, इन सभी चीज़ों का डेफिनेशन भी उसमें प्रोवाइड किया गया है। नाउ सेकेंड पॉइंट, जनरल चैप्टर्स। कुछ जनरल आमतौर पे चैप्टर्स होते हैं किसके लिए? जो भी टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो भी टेस्ट करने के तरीके होते हैं, जैसे डिसोल्यूशन हो गया, स्टेरिलिटी हो गया, पायरोजेंस हो गया, इन सभी चीज़ों का जो टेस्टिंग मेथड्स होता है वो जनरल चैप्टर्स में इंडियन फार्माकोपिया के अंदर गिवन रहता है। इसमें इंक्लूड होते हैं गाइडलाइंस
ठीक है, किसके लिए अपैरेटस जो होता है और जो प्रोसीजर्स होते हैं किस तरीके से ये मतलब जो अपैरेटस होता है या फिर जो भी ड्रग के प्रोसीजर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम फॉलो करें, उन सभी चीज़ों के गाइडलाइंस भी इस जनरल चैप्टर्स में गिवन रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट, मोनोग्राफ्स मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया जो भी फार्माकोपिया होती है उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो मोनोग्राफ्स होता है। मोनोग्राफ्स का मतलब होता है जैसे एक दवा है उसका फार्मूलेशन किस तरीके से, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो कितने स्ट्रेंथ में होनी चाहिए, उसकी एफिकेसी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मोनोग्राफ्स के अंदर डिटेल में जो है वो मेंशन रहती है। ठीक है, जैसे ड्रग सब्सटेंस, ठीक है, ड्रग सब्सटेंस क्या होना चाहिए और डोजेस फॉर्म कौन सा होना चाहिए। वैक्सीन्स के बारे में मोनोग्राफ्स होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके भी मोनोग्राफ्स होते हैं, जैसे सर्जिकल मटेरियल जो होते हैं या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी के मोनोग्राफ्स किसमें होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर गिवन रहते हैं। मतलब जितने भी हमारे मेडिसिन वगैरह ड्रग्स वगैरह हैं, मतलब जो मेडिकल रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों के जो मोनोग्राफ्स होते हैं वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अंदर गिवन रहते हैं। उसके बाद है नाउ फोर्थ पॉइंट, अपेंडिसेस। ये लास्ट में हमारे इंडियन फार्माकोपिया में होता है। कह रहे हैं कि जो भी आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, मतलब एक ड्रग को जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं या फिर जो लिमिट टेस्ट के लिए जो भी लिमिट के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है, रीजेंट्स होते हैं और रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, अपेंडिसेस में आती है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है आईपी का, इंडियन फार्माकोपिया का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया इज लीगली इन्फोर्सिएबल अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। यानी कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जब बना उसके अंडर में इंडियन फार्माकोपिया का मतलब लीगली इन्फोर्सिएबल हुआ है। ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं कि जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है उसके द्वारा ये जो आईपी है उसकी मान्यता प्राप्त हुई है। किसके द्वारा, किसके अंडर में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में। सेकेंड पॉइंट, इट सेट्स ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो भी ड्रग्स होते हैं उसके ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स को, मतलब किस तरीके से उसका फॉर्मुलेशन होता है, वो सारे प्रोसेस, वो सारे स्टैंडर्ड्स, वो भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स इन बुक मतलब इसमें इस बुक में आईपी में सेट की जाती है। अपडेटेड रेगुलरली टू मैच इंटरनेशनल नॉर्म्स, लेटेस्ट एडिशन आईपी 2022। यानी कि अपडेट किया जाता है मतलब हर 3 से 4 साल में, मतलब रेगुलरली 3 से 4 साल पे ये इसको अपडेट किया जाता है ताकि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं उससे मैच किया जा सके। और जो इसका लेटेस्ट एडिशन रहा है, जो पिछली बार जब इसका अपडेट हुआ था वो 2022 में हुआ था, उसके बाद अभी तक इसका अपडेट नहीं हुआ है अपने इंडियन फार्माकोपिया का। नाउ फोर्थ पॉइंट, प्रमोट्स जेनेरिक फॉर्मुलेशन एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ये क्या प्रमोट करते हैं, जो भी जेनेरिक ड्रग्स होते हैं उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, और जो हेल्थ केयर, जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर होती है उस चीज़ को ये इंडियन फार्माकोपिया प्रमोट करता है। इसमें इंक्लूड होते हैं हर्बल जो मेडिसिन होती है, बायोलॉजिकल और जो वेटरनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों इंक्लूड रहती है किसमें, हमारे इंडियन फार्माकोपिया में। नाउ लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन हार्मोनाइजेशन विद अदर ग्लोबल फार्माकोपियाज। यानी कि जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं उस पर ज़्यादातर फोकस किए जाते हैं, किसके साथ, ग्लोबल जो फार्माकोपिया होती है, ठीक है, देश भर दुनिया भर में जो भी फार्माकोपियाज होती हैं उनके साथ डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया फोकस करता है। ये हो गया हमारा क्या जो भी फीचर्स रहे, इंपॉर्टेंट फीचर्स इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इसी में तीसरा क्वेश्चन है पूछा गया है, कंपैरिजन बिटवीन आईपी, जो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इन तीनों के बीच में कंपेयर कीजिए कि क्या इन तीनों के बारे में मतलब जो भी है सारी चीज़ें देखनी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फीचर में देख लेते हैं, फिर ये हमारा आईपी हो गया, बीपी है और यूएसपी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सारा जो है दिया गया है। सबसे पहले कंट्री, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कौन से कंट्री में होती है, जाहिर सी बात है इंडिया में होगी। यूके, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। और जो यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो यूएसए में, अमेरिका में है। ठीक है, पब्लिश किस अथॉरिटी के अंडर में पब्लिश होती है ये सारी फार्माकोपिया, जो आईपीसी होती है, जो इंडियन फार्माकोपिया वो आईपीसी अथॉरिटी के अंडर जो है पब्लिश होती है। बीपी जो होती है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन के अंडर में पब्लिश होती है। और जो यूएसपी होती है वो यूएसपी कन्वेंशन के अंडर में पब्लिश की जाती है। उसके बाद क्या इसका लीगल स्टेटस है, करें कि ये इंडिया में मैंडेटरी होती है और ये यूके में मैंडेटरी होती है। और जो यूएसपी है वो कहाँ पर मैंडेटरी होती है, यूएसए में, अमेरिका में मैंडेटरी होती है।
अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन की बात कर लें, मतलब जो भी इसका अपडेट्स वगैरह वो कब आते हैं, तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है वो हर 4 साल में क्या होता है, अपडेट होता है। और जो ये ब्रिटिश और जो यूएसपी फार्माकोपिया है वो हर साल जो है अपडेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में होती है, तो तीनों जो फार्माकोपिया होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। क्या इसका स्कोप है इन फार्माकोपियाज का, तो ये इसमें मॉडर्न होते हैं और जो हर्बल होते हैं और वेटरिनरी भी होते हैं। और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया इसमें ज़्यादातर मॉडर्न जो ड्रग्स होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। और जो यूएसपी होते हैं उसमें मॉडर्न भी होता है, हर्बल भी होता है और डाइटरी और सप्लीमेंट्स भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया जो स्कोप है फार्माकोपियाज का। अब स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये एम्फसाइजेस कॉस्ट इफेक्टिव जेनरिक्स होता है, कौन, इंडियन फार्माकोपिया। और जो बीपी होता है वो हाईली डिटेल टेस्ट होता है, मतलब बहुत डिटेल में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो उसका जो भी एडवांस्ड सिस्टम होता है वो किसमें होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में। और जो यूएसपी है वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी प्योरिटी स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट एडिशंस आए हैं सभी फार्माकोपियाज के बारे में। तो इंडियन फार्माकोपिया 2022 में लेटेस्ट एडिशन रहा है, उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया 2024 में। और ये दोनों सेम, क्योंकि ये हर साल जो है अपडेट होते हैं यूएसपी और बीपी। लेकिन जो इंडियन फार्माकोपिया है वो सिर्फ 4 साल, हर 4 साल में अपडेट होता है। ये रहा हमारा कंपैरिजन आईपी और बीपी और यूएसपी का, जो हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 3, हमने 2 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसमें कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स एंड दियर सिलेक्शन क्राइटेरिया विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कह रहे हैं कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल्स है, हम जो भी इंडस्ट्री में हम पैकेजिंग मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आप बताइए और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल होता क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू कंटेन, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिलीवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कहने की जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी ड्रग्स होते हैं वो उसको कंटेन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए, इन सभी चीज़ों को काम में इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल। द राइट पैकेजिंग इंश्योर्स ड्रग स्टेबिलिटी, सेफ्टी, आइडेंटिफिकेशन एंड पेशेंट कंप्लायंस। यानी कि जो अच्छे तरीके से, जो सही तरीके से पैकेजिंग होती है वो क्या करती है, वो इंश्योर करती है इस बात को कि जो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है वो सही है, ठीक है। कौन करता है, ये जो राइट पैकेजिंग होती है, जो अच्छे तरीके से ड्रग की पैकेजिंग होती है वो इंश्योर करती है ड्रग की स्टेबिलिटी को, उसकी सेफ्टी को, जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है उस चीज़ को, और जो पेशेंट कंप्लायंस है कि जो पेशेंट है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करता है जो पैकेजिंग होते हैं वो करते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट जो है ग्लास पैकेजिंग के बारे में हम सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे जैसे वाइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो एम्पुल्स होते हैं या फिर जो बॉटल्स या जार्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम जो ग्लास होता है वो एज ए पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, फर्स्ट पॉइंट, द ड्रग शुड नॉट रिएक्ट विद ग्लास। यानी कि जो भी ड्रग्स वगैरह हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लास के साथ मतलब इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। कौन नहीं करता है, ग्लास नहीं करता है। तो ग्लास बहुत ही अच्छा पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है। यानी कि यूज्ड फॉर स्टेराइल एंड इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो भी स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों को पैक करने के लिए, ठीक है, स्टोर करने के लिए हम ग्लास को एज ए पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट, सूटेबल फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग्स। यानी कि जो भी लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ऐसे ड्रग्स, तो उनके लिए बहुत ही सूटेबल होता है जो ग्लास पैकेजिंग होता है। अब बात कर लेते हैं क्या ग्लास का एडवांटेज, क्या फ़ायदा है। कहने कि ये केमिकली इनर्ट होता है और नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता ड्रग के साथ, ये इसका फ़ायदा है। ट्रांसपेरेंट और इजी इंस्पेक्शन, करें कि बहुत ही आसानी से हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसका अंदर क्या, कौन सी दवा है या फिर किस तरीके से, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है तो अंदर का जो भी मटेरियल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। और गुड बैरियर होता है टू गैसेस और मॉइस्चर। कहने की जो भी मॉइस्चर्स होते हैं या फिर जो भी गैसेस होते हैं उससे बहुत ही उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है जो भी हमारा ग्लास पैकेजिंग मटेरियल है। मतलब गुड बैरियर है किसके लिए, गैसेस के लिए और मॉइस्चर के लिए। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। कह रहे हैं कि फ्रेजाइल होता है और ब्रेकेबल होता है, मतलब ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है गिरने पर। हैवी इन वेट, वेट में थोड़ा सा भारी होता है।
और एक्सपेंसिव भी होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए जो ग्लास पैकेजिंग मटेरियल होता है वो कॉस्टली पड़ जाता है। ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकंड की बात कर लेते हैं, जो हमारा प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है वो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले एग्जांपल, प्लास्टिक बॉटल्स जो होते हैं ड्रग्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो सिरप्स वगैरह होते हैं उसको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक पैकेजिंग का जार्स होते हैं, जो ब्लिस्टर पैक्स होते हैं, ठीक है, जो भी जैसे आप टैबलेट या फिर जो कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आप लोग प्लास्टिक जो है पैकिंग देख सकते हैं। और जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके लिए प्लास्टिक मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया शुड बी नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव होता है ड्रग के साथ, जैसे ग्लास होता है उसी तरीके से ये भी है। शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर गैसेज और ड्रग कंपोनेंट्स, यानी कि कोई भी मॉइस्चर या फिर जो गैस होते हैं या फिर जो भी ड्रग के कंपोनेंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं ये सॉलिड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लिक्विड के लिए भी, और जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होते हैं तीनों डोजेज फॉर्म के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग को। नाउ क्या एडवांटेज, क्या इसका फायदा है? सबसे पहले तो ये जो प्लास्टिक होता है बहुत ही लाइट वेट होता है और ये टूटता नहीं है, जैसे ग्लास टूट जाता है वैसे ये अनब्रेकेबल होता है जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है, आसानी से आपको मिल जाएगा। मोल्डेबल इनटू वेरियस शेप्स एंड साइज, यानी कि अलग अलग शेप्स में अलग अलग साइज में हम प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जो है उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। डिसएडवांटेज भी कुछ है इसका, यानी कि मे लीच केमिकल्स इनटू ड्रग्स, यानी कि हो सकता है जो केमिकल्स हैं ड्रग के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा चांस, मतलब ज़्यादा चांस नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि ड्रग के साथ वो केमिकल रिएक्ट कर जाए। कैन एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट मॉइस्चर गैसेस, कहने की जो भी मॉइस्चर्स होते हैं फिर जो गैसेस होते हैं कभी कभी जो है वो जो भी ये पैकेजिंग मटेरियल्स हैं ड्रग के साथ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी करता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है उससे जो हमारा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसका कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है प्लास्टिक का। नाउ थर्ड, मेटल पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल, जो एल्यूमिनियम ट्यूब्स होते हैं, जैसे जो क्रीम्स वगैरह जो जेल्स वगैरह को हमने स्टोर करना होता है तो किस में करते हैं, एल्यूमिनियम ट्यूब्स के लिए इस्तेमाल किया था मेटल पैकेजिंग को। कैंस के लिए और जो फॉइल रैपर्स होते हैं इनके लिए मेटल पैकेजिंग का इस्तेमाल किया था। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, यानी कि ये शुड भी कोटेड होता है किससे, प्रिवेंट क्रोजन, करें कि जो क्रोजन वगैरह जो जंग वगैरह होता है उससे बचाने के लिए हम इस पर कोट करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है। ये सूटेबल्स होते हैं ऑइंटमेंट्स के लिए, क्रीम्स के लिए, जो एरोसोल्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये सूटेबल होता है जो मेटल पैकेजिंग है। अब आइडियल, थर्ड पॉइंट, आइडियल फॉर मॉइस्चर एंड लाइट सेंसिटिव ड्रग्स, यानी कि जो मॉइस्चर्स होते हैं या फिर जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं इनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत ही सूटेबल होता है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, ये एक्सेलेंट बैरियर होता है मॉइस्चर के लिए, एयर के लिए और लाइट के लिए, मतलब इसमें ना तो लाइट पास हो सकती है, ना तो एयर, ना तो मॉइस्चर होते हैं। बहुत ही एक्सेलेंट तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रोटेक्शन होता है इन सभी चीज़ों से। नाउ ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लंबे समय तक मेटल चलता है और स्ट्रॉन्ग मजबूत भी रहता है। टेम्पर प्रूफ होता है और सीलिंग पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है मेटल, ठीक है। रिक्वायर कोटिंग की जरूरत पड़ती है, मैंने शुरू में ही बताया, कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये नॉट ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट होता है वैसे मेटल जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ फोर्थ, पेपर एंड कार्डबोर्ड, ये भी पैकेजिंग के लिए हम जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है हम पेपर को भी इस्तेमाल करते हैं उसमें, जैसे कार्टून्स के लिए, लीफलेट्स के लिए, आउटर पैकेजिंग के लिए, मतलब जो टर्शरी पैकेजिंग होती है पैकेजिंग में उसके लिए हम ज़्यादातर जो पेपर्स बोर्ड होते हैं उसके इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने की इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यूज्ड किसके लिए, जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टर्शरी के लिए भी किया था और सेकेंडरी के लिए भी किया था। सेकेंडरी में जैसे जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना उसको स्टोर करने के लिए, उसको पैक करने के लिए हम सेकेंडरी पैकेजिंग में जो पेपर्स वगैरह होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ये शुड भी स्ट्रांग होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और एनफ टू प्रोटेक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही प्रोटेक्ट करता है जो हमारा पेपर होता है, पेपर बोर्ड होते हैं। मस्ट बी प्रिंटेबल फॉर ब्रांडिंग एंड इन्फॉर्मेशन, करें कि जो पेपर्स होते हैं उस पर हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी रिगार्डेड होता है, मतलब रिगार्डिंग टू इन्फॉर्मेशन भी हम उस पर प्रिंट कर सकते हैं और ब्रांडिंग के लिए, प्रमोट करने के लिए भी हम प्रिंट कर सकते हैं।
इसका एडवांटेज ये है कि ये चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है और बायोडिग्रेडेबल होता है, आराम से वो डिकम्पोज हो जाता है, इजी टू प्रिंट होता है और ब्रांडिंग और इंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो पुअर रेजिस्टेंस होता है मॉइस्चर के लिए और फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। सभी प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड्स, यानी कि जो भी लिक्विड या सेमी सॉलिड्स होते हैं, जो डोजेस फॉर्म होते हैं, ये दोनों इनका जो भी प्राइमरी पैकेजिंग होता है उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है और एक्सप्लेन करिए कि जो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते हैं जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स और स्वीटनिंग एजेंट्स, इसको एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट आर नॉट एक्टिव ड्रग देमसेल्व्स बट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल एड्स होता है वो एक सब्सटेंस, एक मटेरियल्स होता है जो तो नॉन एक्टिव ड्रग होता है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता है ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में, उसके कंपाउंडिंग में, उसके फॉर्मुलेशंस में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, अपीयरेंस, प्लेटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, अपीयरेंस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, प्लेटेबिलिटी के, और जो भी ड्रग की स्टेबिलिटी होती है, इन सभी चीज़ों के लिए हम जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं कि दूसरी पॉइंट में दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि ये कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट को, कोई भी एफिकेसी को ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब जैसे दवा खाते हैं तो जो उसका असरदार होता है, तो जो एक्टिव ड्रग होते हैं सिर्फ उसी चीज़ का असरदार होता है, उसी चीज़ की एफिकेसी होती है। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं, जो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते हैं, इनका कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है हमारे बॉडी पर, लेकिन बट दे आर एसेंशियल फॉर द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड पेशेंट एक्सेप्टेंस ऑफ मेडिसिन। यानी कि लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एसेंशियल होता है किसके लिए, ड्रग की क्वालिटी के लिए, जो उसका इफेक्टिवनेस होता है और पेशेंट एक्सेप्टेंस, मतलब उस दवा को, उस ड्रग को क्या पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इस चीज़ के लिए भी क्या होते हैं, बहुत ही एसेंशियल होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। उसके बाद हमारा है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स है उसका हम एग्जांपल के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। नंबर फर्स्ट, कलरिंग एजेंट्स, जो कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये एजेंट्स को। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, कह रहे हैं कलरिंग एजेंट्स आर सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। ये एक क्या है, सब्सटेंस है जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए, कलर में, अलग अलग कलर में ड्रग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकें आसानी से। मतलब अगर दो ड्रग एक ही कलर के हो जाएं तो उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वही अलग अलग कलर में हो, ठीक है, तो उसको आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी होती है उस चीज़ को भी ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करने के लिए कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्या फंक्शन है, किस लिए इसका क्या काम होता है, कहने की इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन की जो भी अपीयरेंस होती है, जो भी उसकी खूबसूरती होती है, सुंदरता होती है, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, जो भी डोजेज ऑफ जो भी स्ट्रेंथ होते हैं उसको आसानी से हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर लें, इस चीज़ के लिए हेल्प करता है जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं। मास्क नेचुरल अनडिजायरेबल कलर, जो भी अनडिजायरेबल कलर होता है, ठीक है, उसका जो भी नेचुरल अनडिजायरेबल, मतलब बहुत ही गंदा कलर होता है, ठीक है, उस चीज़ को छिपाने के लिए, उस चीज़ को मास्क करने के लिए, हम कवर करने के लिए कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंशिएट एमंग मल्टीपल ड्रग्स, अलग वही ने बताया ना मैंने, अलग अलग ड्रग को, मल्टीपल ड्रग को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं, जो मैनमेड कलर्स होते हैं, उसका नाम है टार्ट्राजाइन, ठीक है, एरिथ्रोसिन हो गया और ब्रिलियंट ब्लू हो गया। नेचुरल कलर्स में जैसे क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट हो गए। इनऑर्गेनिक कलर्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद हमारा है फ्लेवरिंग एजेंट, सेकंड है फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट कह रहे हैं कि फ्लेवरिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस एडेड टू मास्क द अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट ऑफ मेडिसिन एंड मेक देम मोर प्लेटेबल। कह रहे हैं कि जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है वो भी एक सब्सटेंस है जो अनप्लीजेंट या फिर जो बिटर टेस्ट होता है, मतलब एक तरीके से जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर के लिए हम जो भी ड्रग्स वगैरह हैं उसमें ऐड किया जाता है इस फ्लेवरिंग एजेंट को,
कि जो उसका अच्छा मतलब जो उसका टेस्ट है वो बढ़ सके, वो जो भी उसका अनप्लीजेंट टेस्ट है उस चीज़ को हम छिपा सकें। ठीक है, मेक देम मोर प्लेटेबल, उसको आसानी मतलब ज़्यादा उसको प्लेटेबल बना सकें। ठीक है, जैसे पेशेंट वगैरह जो होते हैं वो जल्दी उसका टेस्ट की वजह से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फ्लेवरिंग एजेंट अगर उसमें ऐड है उस ड्रग में, तो जो पेशेंट होते हैं वो उसकी प्लेटेबिलिटी जो होती है, उसकी एक्सेप्टेंस जो होते हैं वो आसानी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद है कह रहे हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं, कह रहे हैं कि ये इम्प्रूव टेस्ट ऑफ ओरल मेडिसिन, जो भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं माउथ से ओरली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस मेडिसिन के लिए, ये जो टेस्ट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, जो पेशेंट कंप्लायंस होते हैं, जो भी पेशेंट के लिए जो भी इच्छा होती है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि वो जो पेशेंट है वो ड्रग्स को आसानी से एडमिनिस्टर कर ले, तो उस चीज़ को भी इंक्रीज करते हैं पेशेंट कंप्लायंस को। मेक अनप्लीजेंट और मेटेलिक टेस्ट, कहने की जो सॉरी मास्क है, तो जो भी अनप्लीजेंट टेस्ट होते हैं या फिर जो मेटेलिक टेस्ट होते हैं दवा खाने के बाद, उस चीज़ को हम कवर अप कर सकें, उस चीज़ को हम ढक सकें, छिपा सकें, तो उस चीज़ के लिए भी हम फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्या एग्जांपल है फ्लेवरिंग एजेंट का, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरी है, पेपरमिंट हो गया, मेंथॉल, सिनामोन और वेनिला और चॉकलेट, ये सब फ्लेवर होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसमें, ड्रग्स में। उसके बाद है तीसरा स्वीटनिंग एजेंट्स, कहने की जो मिठास होती है उस चीज़ के लिए हम ड्रग में इस्तेमाल करते हैं स्वीटनिंग एजेंट। Sweetening agents are substance added to pharmaceutical preparations to provide sweetness and mask bitterness of the active drugs। कहने की स्वीटनिंग एजेंट्स एक ऐसे इस तरीके का सब्सटेंस होता है जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में ऐड किया जाता है उसके मिठासपन को प्रोवाइड करने के लिए और जो भी उसका कड़वाहट होती है उस चीज़ को ढकने के लिए। ठीक है, जो एक्टिव ड्रग्स होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे नेचुरल में हो गया सुक्रोज हो गया, ठीक है, और हनी हो गया। आर्टिफिशियल जो मैनमेड होता है वो सैकराइन हो गया और एस्पर्टेम और सुक्रालोज हो गया। पाइलियोल्स जो होते हैं, जो शुगर एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, वो सॉर्बिटॉल हो गया, मैनिटॉल और जाइलिटॉल हो गया। ये था हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल एड्स और जो ऑर्गेनोलिप्टिक एजेंट्स थे। अब बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्लासीफाई प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव को आप क्लासीफाई करिए और डिस्क्राइब करिए उसके टाइप्स को, वो भी एग्जांपल्स के साथ और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये भी क्या है, एक फार्मास्यूटिकल एड्स है। कौन, प्रिजर्वेटिव भी एक फार्मास्यूटिकल एड्स है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि प्रिजर्वेटिव आर केमिकल सब्सटेंस, प्रिजर्वेटिव क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ, जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह उसमें पड़ ना जाए, मतलब जो एक ड्रग है उसमें बैक्टीरिया फंजाई के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो भी उसकी ग्रोथ होती है, जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज़ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे ड्रग्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या का इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज और डिग्रेडेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के वक्त जो भी इसका प्रोडक्ट का जो भी स्पॉइलेज हो रहा है या फिर जो उसका डिग्रेडेशन मतलब वो खराब हो रहा है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात कर लें, ठीक है, प्रिजर्वेटिव कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में प्रिजर्वेटिव जो है वो क्लासिफाइड हुआ है। नंबर 1 एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ये माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है ड्रग्स में उनके लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो बेंजाइल अल्कोहल और पैराबेन्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम उनको प्रिवेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और टूलिन हो गया, ये एग्जांपल्स हो गए किसके, एंटीऑक्सीडेंट्स के। नाउ थर्ड क्लैटिंग एजेंट्स बाइंड मेटल आयंस टू रिड्यूस डिग्रेडेशन, यानी कि जो मेटल आयंस को बाइंड कर बाइंड मेटल आयंस को बाइंड करते हैं ताकि डिग्रेडेशन को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। इसलिए जो क्लेटिंग एजेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे EDTA हो गया और सिट्रिक एसिड हो गया। फंजिस्टैटिक एजेंट्स जो होते हैं वो फंगल, जो फंजाई वगैरह के ग्रोथ होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन उसके होते हैं, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम बेंजोएट और सॉर्बिक एसिड हो गया। केमिकल नेचर जो होता है, जो केमिस्ट्री के बेस पर होता है, इसका एग्जांपल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। तो ये होगा क्लासिफिकेशन प्रिजर्वेटिव का। अब टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव, वो भी एग्जांपल और एप्लीकेशंस के बारे साथ में हम प्रिजर्वेटिव के टाइप्स
की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, जो क्या करते थे, जो भी ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन वही है कि प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मोल्ड एंड ईस्ट। नाउ एग्जांपल की बात कर रहे हैं, बेंजलफोनियम क्लोराइड होता है जो आई ड्रॉप्स और नाजल स्प्रेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं आई ड्रॉप्स और नोजल स्प्रेज में। जो बेंजाइल अल्कोहल होता है प्रिजर्वेटिव, वो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेथाइल पैराबेन और जो प्रोपाइल पैराबेन्स होते हैं वो सिरप्स हो गए या फिर जो क्रीम्स हो गए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिनॉल और जो क्लोरोक्सरिसोल जो होते हैं वो ऑइंटमेंट्स और लोशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एप्लीकेशन क्या करें, कह रहे हैं कि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, कह रहे हैं कि जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए और जो आई ड्रॉप्स और जो पेरेंट्रल्स होते हैं इनके लिए इस्तेमाल करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है वो डिग्रेडेशन, ड्रग के जो भी डिग्रेडेशन होता है, जो भी इसका मतलब खराब ना हो सके, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन से खराब ना हो सके, लाइट और हीट से डिग्रेड ना हो जाए ड्रग, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड हो गया जो विटामिन सी, इंजेक्टेबल विटामिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जो BHA, ब्यूटालेटेड और हाइड्रोक्सी ये टूलिन होता है। जो BHA और BHT होता है वो ऑयल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जो फैट कंटेनिंग फॉर्मुलेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ऑयल होता है, जो फैट फॉर्मुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, BHA और BHT का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस की बात कर ले तो फैटी प्रोडक्ट्स जैसे ऑइंटमेंट्स वगैरह, विटामिन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड इंजेक्टेबल्स के लिए और जो ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशंस होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिजर्वेटिव। नाउ थर्ड, क्लैटिंग एजेंट्स। क्लैटिंग एजेंट्स जो होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लैटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर EDTA जो एथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक जो एसिड होता है वो जैसे आई ड्रॉप्स हो गया, इंजेक्शंस हो गए, इन सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है EDTA। सिट्रिक एसिड सिरप और सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस और सिरप्स के लिए हम क्लैटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल प्रिजर्वेटिव की बात करें तो ये डिराइव कहाँ से होता है, नेचुरल सोर्स से, मतलब ये नेचुरली मिलता है हमको। लेस टॉक्सिक होता है जैसे हनी हो गया, नीम एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, टर्मेरिक हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। हर्बल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, आयुर्वेदिक में इस्तेमाल और ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं ये जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में हमने डिस्कस किया है जो भी टॉप 20 क्वेश्चन का हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। इसका हम पार्ट वाइज में हम इस वीडियो को बनाएंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट में हमने 5 क्वेश्चन को रखा है उस तरीके से पार्ट 2 में, पार्ट 3 इस तरीके से हम बनाते जाएंगे आप सभी लोगों के लिए। तो ये रहा हमारा जो भी डिस्कशन टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हैं कि PDF में डाउनलोड करना तो हमारे वार्म फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें आपका जो D.Pharm फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है और टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी आंसर्स के साथ। और टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के आते हैं वो भी आंसर के साथ इसमें प्रोवाइड किया गया है। जो प्रीवियस ईयर बैक क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो भी इंक्लूड किया गया है और मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि जो ये हमने डिस्कशन किया है इसका जो भी आंसर है वो क्या आप PDF में चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिए। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं warmpharmacy.in पर। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं वार्म फार्मेसी को, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं वार्म फार्मेसी के नाम से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।